गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग हाजिर हैं इस नए सेशन में। देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री का। आज ये पहला सेशन है हिस्ट्री का और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के हिस्ट्री में किस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। हमारे इस नए बैच में हम आपसे मिलते रहेंगे हर दिन सुबह के 7:30 बजे से 8 बजे तक। छोटा सेशन होगा 30 मिनट का, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं और आप सभी इससे परिचित हैं अच्छे तरीके से। इतिहास में हम लोग किस चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे अनुसार ये स्टडी है किस चीज़ के बारे में, ये स्टडी अबाउट एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के बारे में ये हम लोग अध्ययन करेंगे। एक्सपीरियंस कहने का तात्पर्य है कि हम लोग के जो पूर्वज हुए हैं उनका क्या अनुभव रहा था, वो किस प्रकार से वो लाइफ स्टाइल अपना जीते थे, क्या उनका सोसाइटी था, इसके अलावा उनका गेस्चर और पोस्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार का उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो यही कहलाता है इतिहास। इतिहास वास्तव में एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये विज्ञान की तरह तो नहीं है। विज्ञान में जहाँ हम लोग तथ्यों को प्रमाणित करते हैं और हम देख सकते हैं विज्ञान में कि अगर हाइड्रोजन के 2 भाग को मिलाते हैं, ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो इससे पानी बनता है। ये हम करके प्रयोग देख सकते हैं। ये साइंस की बातें हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री की बातें की जाए तो इसमें हम लोग अपने पुराने अनुभवों के बारे में सिर्फ सीखते हैं। उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके घरों में भी कभी कभी आपके बड़े व्यक्ति जो होंगे आपके घर के, वो आपको सलाह वगैरह देते होंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। ये बतलाता है कि हमारा जो पूर्वजों का इतिहास रहा है वो एक्सपीरियंस पर आधारित रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके बारे में आपके घर के बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जो होंगे वो आपको सलाह देते रहेंगे कि आप अगर ये काम नहीं करते तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही एक्सपीरियंस कहलाता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की घटनाओं का आंखों देखा विवरण है। तो इतिहास हमें यही सब चीज़ें बताता है। हमारा जो भी अर्ली मैन से लेकर अर्ली मैन टू ह्यूमन यानी मानव बनने तक का जो पूरा ये घटना रहा है, इसके बारे में इतिहास में हमें पढ़ना है। तो इतिहास को हम लोग 3 टाइम लाइन में हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहला था एंशियंट टाइम, दूसरा हम लोगों ने बांटा है इसे मेडाइवल टाइम, और तीसरा इसे हम लोगों ने बांटा है मॉडर्न टाइम में। तो आप लोग को मैंने पहले भी अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा इसके बारे में चर्चा किया है, फिर भी इसको हम आज एक बार फिर से इस नए से क्लास में आज बता दे रहे हैं कि एंशियंट टाइम के बारे में आपने जो स्टडी किया होगा वो आप स्टैंडर्ड 6 से लेकर 6 में आपने किया होगा और 7 में किया होगा। मिडेवल टाइम के बारे में आपने 8 में थोड़ा सा किया होगा, ठीक है। और मॉडर्न टाइम के बारे में भी थोड़ा सा 8 में प्लस 9th में ये करेंगे थोड़ा बहुत। एक और टाइमलाइन हम जोड़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। जिस समय में ये सारी घटनाएं चल रही थी उस समय में वर्ल्ड में क्या हो रहा था, पूरे विश्व में क्या हो रहा था, क्योंकि हमारा देश ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। हमारे आसपास में आप जब भी कहीं रहने भी जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके पड़ोसियों का बिहेव कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। तो यही चीज़ें यहाँ भी देखी जाएगी। जब हमारे भारत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो साथ ही साथ एक नए टॉपिक की भी शुरुआत होती है, जैसे कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व के कुछ शीर्ष देश जो हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, चाइना, इन सब देशों का उस समय में यानी कि हमारे टाइमलाइन के
रेफरेंस में क्या दिक्कतें थी या क्या समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा, किस तरह के वातावरण में वो लोग रहते थे, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। और हमारा जो ये 9th और 10th है, ये कम्प्लीटली इसी पर आधारित है। हम लोग मैक्सिमम 90% हिस्सा इसमें इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ल्ड के देशों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ आपने क्लास 9th के सेशन में फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में देखा था, हिटलर के बारे में देखा था, जर्मनी में किस प्रकार से हिटलर का एक साम्राज्य सा था, उसी प्रकार आपने देखा था लेनिन के बारे में, स्टालिन के बारे में। वहीं दूसरी ओर हम लोग आज 10th के इस नए सेशन में देखेंगे किस प्रकार से यूरोप अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंटों में। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से पहले हम लोग देखेंगे आज का एजेंडा जो हमारा रहेगा, उसमें सबसे पहले रहेगा यूरोप के बारे में कुछ जानकारियाँ लेने की। फिर हम लोग जाएंगे यूरोप के एक विशिष्ट कंट्री के बारे में जिसको कहते हैं हम लोग फ्रांस। फ्रांस से आप परिचित हैं, ये आपके देश का एक मित्र देश है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये था हमारा इतिहास के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आज से शुरू हो रहा है आपका। इससे पीछे वाला जो भी क्लास है, एंशियंट टाइम का, मिडाइवल टाइम का, मॉडर्न टाइम का, इसका हम खूब सारा वर्णन करेंगे अपने इस सेक्टर में। जब आपका क्लास 8 का और 6 का 7 का क्लास शुरू होगा तो उसमें हम लोग इसको टाइमलाइन को अच्छे से देखेंगे, इसके राजा और इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों के बारे में खूब सारा अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखते हैं इसमें क्या कुछ जानकारियाँ हमारे काम आती है। उम्मीद करेंगे कि आपको भी ये सब चीज़ें पसंद आएंगी, इनसे जुड़े रहेंगे आप। सबसे पहले यूरोप अगर देखा जाए तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में हम लोग महादेश कहते हैं, कहीं कहीं पे महाद्वीप भी कह दिया जाता है, महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर महादेश ही रखेंगे इसको। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। अगर बात की जाए सारे कॉन्टिनेंटों की तो इनका रैंक वर्ल्ड में सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में कहा जाता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यूरोप कहलाता है। सबसे बड़े कॉन्टिनेंटों में हमारा एशिया आता है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जब हम एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ ऐसी बातें होंगी तो उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यूरोप के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारियाँ हो सकती है उसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, यूरोप के एरिया को ज़रा सा देख लिया जाए। एरिया के अनुसार यूरोप कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो देखिए यूरोप का एरिया के अनुसार ये इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। हमेशा एरिया जब भी दिखाया जाता है तो वो स्क्वायर में दिखाया जाता है, ये डबल डायमेंशन में, ये आपको पता ही होगा। तो अप्रॉक्स देख लीजिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 10 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इतना में फैला हुआ है ये यूरोप। ठीक है, और देखते हैं इसमें इसकी अगर पॉपुलेशन की बातें की जाए, यूरोप के पॉपुलेशन की बातें होंगी तो लगभग इसमें देखिए इतने सारे लोगों का समूह है ये। यहाँ भी देख लेते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग 73 करोड़ लोग हैं। तो इस मामले में तो ये बहुत पीछे है हमारे एशिया से। एशिया के एक ही देश अकेले इससे 2 गुना 3 गुना के करीब है। ठीक है, हमारा भारत सबसे ऊपर है पॉपुलेशन में, आपको पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में हमारा इंडिया है, ये सौभाग्य की बात है आपकी। ठीक है, इससे पहले चाइना हुआ करता था, सेकेंड नंबर पे चाइना है अभी। तो जनसंख्या के मामले में हम लोग चुनौती दे रहे हैं चाइना जैसे बड़े देशों को, और ये हमारे लिए सब आगे चल के समस्याएं के रूप में ही आएंगे। ये हमारे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। और देख लेते हैं ज़रा सा इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी तो सबसे पहले इसको समझना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी कहते किसे हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इसके अनुसार हम उसके डेंसिटी को निकालते हैं। सपोज कीजिए आपका ये क्लासरूम है, इसमें हमने अभी एक बच्चे को रखा है, तो अभी ये काफ़ी डेंस एरिया नहीं हुआ।
इसमें हमने क्या किया, इस बार 100 बच्चों को बिठा दिया। इस बार ये क्या हो गया, काफ़ी डेंस हो गया। डेंस करने का मतलब काफ़ी घना हो जाना। तो पॉपुलेशन के अनुसार इसका क्या घनत्व है, यहाँ पर क्या ज़्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं, इसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर में 70 लोग रहते हैं। तो इसे एवरेज समझा जाए, ना यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं ना ही कम, एक एवरेज मोटे तौर पे लोग ठीक ठाक यहाँ पे रहते हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं कुल मिलाकर इसके एशिया यूरोप के कितने कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो यहाँ लगभग 50 कंट्रीज़ हैं। 1-2 कंट्रीज़ और भी निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एशिया इसका पड़ोसी कॉन्टिनेंट है। नेबरिंग कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसका एशिया पड़ता है। एशिया से जुड़ के ही ये यूरेशिया बना हुआ है। सबसे पड़ोसी होने के कारण ये यूरेशिया प्रदेश, ये एक तरह से पोर्शन किसका है, अगर ऐसा समझा जाए तो ये यूरेशिया का है। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये किस भाग से अलग होता है, यूरोप सेक्शन ऑफ डिवीज़न अगर कहा जाए इसका, यानी कि यूरोप और एशिया किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यूराल नाम का पर्वत है, यूराल माउंटेन, इसी के नाम पर एक रिवर भी है, यूराल रिवर। इसके कारण एशिया और यूरोप दोनों अलग होते हैं। यहाँ तक कि इस कॉन्टिनेंट का एक देश रसिया जो है, उसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा हमारे एशिया में पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी जानकारी, एक बार फिर से इसको हम रिकॉल करेंगे कि हमारे इस कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पढ़ना क्यों पड़ा। एक बच्चे का सवाल है कि सर इसके बारे में पहले इतनी जानकारी लेने की ज़रूरत क्यों है। तो हमें जानना होगा, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा यूरोप के बारे में वो चैप्टर ही है। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है आप नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले हमको देखना होगा यूरोप के बारे में कि यूरोप है क्या, और उससे जुड़ी हुई कंट्रियों के बारे में, ताकि हम उसे इजी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो कॉन्टिनेंट है, ये आप जानते हैं, इनका रैंक है सेकेंड स्मॉलेस्ट है। ये एरिया भी हमने दिखा दिया आपको, पॉपुलेशन भी दिखा दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको दिखा दी, कंट्रीज़ की संख्या भी दिखा दी आपको। इसके पड़ोसी कॉन्टिनेंट में सबसे पड़ोसी एशिया है, क्योंकि इससे ये लगा हुआ है, एक साथ सटा हुआ है। और ये किस पोर्शन का है, यूरेशिया पोर्शन का ये दोनों हिस्सा है, दोनों कॉन्टिनेंट। जहाँ एक और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वही यह सेकेंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सेक्शन ऑफ डिवीज़न में हम लोगों ने देख लिया कि एशिया और यूरोप किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारियाँ स्पष्ट होगी। और ज़रा सा इसके बारे में देखते हैं। अगर बात की जाए यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में, तो कुछ एक कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, देख रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे देश आएंगे, इटली का, ठीक है, हंगरी का, ठीक है, पोलैंड का, ठीक है। ऐसे ढेर सारे देशों के नाम आएंगे, जिनमें से कुछ एक फेमस देश ये सब हैं कंट्रीज ऑफ यूरोप में देखेंगे तो। अच्छा, इस आधार पर यूरोप को अलग अलग 4 सेक्शन में बांटा गया है। इसको कहा गया है यूरोपियन रीजन्स कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। यूरोपियन रीजन कहने का मतलब पूरा का पूरा यूरोप देश जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग 4 हिस्सों में, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे पढ़ने के लिए सिर्फ बांट सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न यूरोप। इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न यूरोप।
और इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न यूरोप। चारों अलग अलग इसके रीजन है जिसमें अलग अलग कंट्री बसे हुए हैं। अच्छा, चारों रीजन लिखने का यहाँ मेरा एक ही कारण था कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ चारों रीजन अलग अलग फिजियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं समझ में आती है तो इस शब्द को आप नोट करेंगे, आगे आपको बहुत बार ये आने वाले हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आसपास के क्षेत्र जो है उसमें किस प्रकार की बनावट है, वहाँ की बनावट कैसी है, भौगोलिक बनावट कैसी है। अब कही जाए अगर भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, तो भारत की बनावट कैसी है, तो भारत में माउंटेन्स वगैरह है जिसके बारे में आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम जल्द ही क्लास 9th वाले बैच को भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया। उसमें देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में देखेंगे, आइलैंड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोस्टल प्लेन के बारे में देखेंगे, पेनिसुलर प्लेटू के बारे में देखेंगे। ऐसे ढेर सारे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, इसी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। तो यूरोपियन रीजन को इस तरह से बांटने का कारण यहाँ का ये चारों सेक्शन जो है ये सब के सब अलग अलग फिजियोलॉजी पर बटे हुए हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग चर्चाएं करेंगे जब हम चैप्टर में अच्छी तरह से इन कर जाएंगे, तो ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। यूरोपीय कंट्री को एक तरह से अगर कहा जाए, इसका शेप किस तरह का है, शेप एंड डिजाइनिंग किस तरह का है, तो ये एक प्रकार का पेनिसुलर टाइप का है। पेनिसुलर शब्द याद रखिएगा, पेनिसुलर पठारिया चीज़ों को कहा जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जिस प्रकार से पेनिसुलर प्लेटू है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है जिसके आसपास में नदियों की संख्या थोड़ी बहुत कम हो। हमारा एशिया जहाँ नदी नालों और वाटर बॉडी के क्षेत्र में खूब सारा धनी है, यूरोप इस मामले में थोड़ा कम है, और सबसे कम अफ्रीका है। अफ्रीका के पास तो नदियों का अभाव सा ही है, ठीक है, इसीलिए उसे थ्रस्टी लैंड भी कहा जाता है, यानी प्यासी भूमि भी कहा जाता है, जिसके बारे में चर्चाएं होंगी कभी अगर अफ्रीका के कोई टॉपिक आए तो, ठीक है। और देखेंगे ज़रा सा हम इसमें एक मैप को हम ज़रा सा उठा कर देखेंगे इसमें यूरोप के इन कंट्रियों के बारे में। तो देखते हैं इसमें कि यूरोप में ये उनका मैप है जिस पर कुछ कंट्रियों के नाम है। देखिए, यूरोप से सटा हुआ एशिया है, और यूरोप और एशिया का जो एग्जैक्ट लाइनिंग बॉर्डर है जिसको हम लोग कहते हैं टर्की। आपको हम पहले भी इसको बता चुके हैं, यह एक देश का नाम है, इसको टर्की कहते हैं। टर्की पक्षी के नाम पर पड़ा हुआ ये देश है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री है, कम्प्लीटली इस्लामिक कंट्री है ये। और इस देश की खासियत है कि यही हमारे एशिया और यूरोप को एक नया रास्ता प्रदान करता है। यहीं से होकर हम लोग एशिया से यूरोप में कम होते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कहा जाता है ब्रिज ऑफ यूरेशिया, यानी कि ये एशिया और यूरोप को जोड़ने का एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर ये देश गुस्सा हो जाए तो यूरोप वाले को भी दिक्कत होने वाली है और एशिया वाले को भी दिक्कत होनी है, इसीलिए इसका भाव बढ़ा रहता है हमेशा, ठीक है। कभी कभी इनका वैल्यू को शांत भी किया जाता है, यूरोप के द्वारा भी, भारत के द्वारा और एशिया के द्वारा भी, ठीक है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े इम्पैक्ट रखते हैं। जहाँ यूरोप अपने वेस्टर्न कल्चर के कारण हमारे पूरे वर्ल्ड पर अपना एक अलग स्थान रखता है, वहीं एशिया अपने ओल्ड कल्चर के कारण, अपने रिलीजियस कल्चर के कारण संपूर्ण वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। सबका अपना अपना स्टेटस है। जहाँ यूरोप हमें इंग्लिश शिक्षा, इसके अलावा हमें पुनर्जागरण के बारे में सिखाता है। आप पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में और अच्छे से, जब हम आपको ये चैप्टर शुरू करेंगे तो देखेंगे कि यूरोप किस प्रकार से पुरानी विचारधाराओं को तोड़कर, रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर किस प्रकार से नए नए सोच को जन्म देता है, नए नए व्यक्तित्व को निखारता है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। वहीं दूसरी ओर एशिया के बारे में भी आपको हम पढ़ाएंगे कि एशिया किस प्रकार से अपनी रूढ़िवादी बातों में उलझा हुआ रहता है, अपने धार्मिक अंधविश्वासों में किस प्रकार से उलझा हुआ रहेगा। इन्हीं सब चैप्टरों में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आगे चल के हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जब, तो उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यूरोपीय कंट्री
अपने ज्ञान का उपयोग कर कर किस प्रकार से दूसरे अन्य एशियाई देशों में घुसकर और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करे हैं, जिसे इम्पीरियलिज्म कहेंगे, साम्राज्यवाद भी कहेंगे। तो चर्चाएं होंगी, उस पर बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है अगले कुछ सेशन में। फिलहाल हम कुछ कंट्री के बारे में देख रहे थे, तो फिनलैंड कंट्री है, नॉर्वे कंट्री है, डेनमार्क कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। इंग्लैंड जो है सबसे पहले एक छोटा सा देश था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर एक प्रकार का एक महासाम्राज्य स्थापित किया, जिस कारण से उसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाने लगा। इसके अलावा आयरलैंड है, फ्रांस है। फ्रांस का स्थान देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यूरोप के इस पूरे हिस्से में 2-3 देश ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस पर अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक फ्रांस का है, एक जर्मनी का है, एक स्पेन का है, एक यूक्रेन का है, ठीक है। और यूक्रेन शब्द नाम सुनते ही आपके दिमाग में चलता होगा रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी हाल में ही हुआ है, ये ताज़ा है आपके लिए। ये लगभग एक छोटा सा वर्ल्ड वार के तरह ही हुआ है, जिस पर चर्चाएं कभी और करेंगे हम लोग, उसमें अभी इतना ज़्यादा इन नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं और भी कुछ कंट्री के बारे में। देखिए यहाँ पर इटली भी है, यहाँ फ्रांस से सटा हुआ स्विट्ज़रलैंड है, इससे थोड़ा सा बगल में ऑस्ट्रिया भी है। ये ऑस्ट्रिया वही है जिसमें हम लोग हिटलर के बारे में ज़रा सा चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। स्लोवाकिया भी है, चेक गणराज्य भी है, पोलैंड है जिसके कारण से वर्ल्ड वार सब शुरू हुआ था, रोमानिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, ये सब देश। ग्रीस है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा अगर मैथमेटिशियन और फिलोसफर अगर किसी देश ने दिया वो ग्रीक ही है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे। और इनसे सटा हुआ ये माल्टा प्रदेश है, जहाँ से होकर हमारा अफ्रीका के साथ हम लोग कनेक्शन करते हैं, यूरोप वाले भी और एशिया वाले भी दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं और पुर्तगाल भी एक देश है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा, इधर स्वीडन है, ठीक है। और सबसे देखिए ईस्ट साइड में तो रसिया भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर हमने अभी छोटे तौर पर अभी इसके कुछ देशों का अध्ययन भी किया है। तो ये मैप हम अगले क्लास में चाहेंगे कि हमारी टीम इस मैप का एक बड़ा सा पोर्शन लाकर और ये सामने रखे, ताकि इसको हम लोग और भी अच्छे से आपको डिस्कशन कर सके और आपके लिए और भी इजी से कनेक्ट हो जाइए। तो अभी फ़िलहाल इसको हम लोग रखते हैं और देखते हैं इसमें कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू यूरोप। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फ्रांस आएगा ज़रूर। फ्रांस एक कंट्री जो कि अभी भी ताकतवर देशों में से एक है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही सोच की मुहिम छेड़ दी थी। आज फ्रांस ही एक ऐसा कारण है, फ्रांस ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर भारत भी आज़ाद हुआ, नहीं तो अभी भी भारत गुलाम ही रहता, और पता नहीं कब तक गुलाम रहता, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो फ्रांस अपने आप में एक अद्भुत कहानी को समेटे हुए देखेंगे। इसके बारे में, यहाँ के शासन के बारे में, क्या इन्होंने भी तकलीफ झेली है, इस देश की समृद्धि के कारण क्या है। एक ऐसा देश जो कि राजा के शासन में जकड़ा हुआ था, बंधन में बंधा हुआ था, और वो देश अचानक से शक्तिशाली देशों में आज कैसे शामिल हुआ है, उसकी वहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र के बारे में हम लोग देखेंगे। छोटा सा ग्लिम्स रहेगा ज़रूर क्लास 10th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। दूसरा देखेंगे हम इसमें एक देश जिसका नाम होगा इंग्लैंड। एक ऐसा देश जिसके बारे में आपको अगर नहीं भी बताएं तो भी आप अपने साथ बहुत सारा जानकारी इसके लिए समेट कर आए हैं। ये वही देश है जिसके गुलामी में आप सब कई सालों तक बंधे रहे। आपके देश के कई क्रांतिकारियों ने बहुत जद्दोजहद से आपके देश को आज़ाद दिलाया था। लगभग 200 से 300 साल तक राज करने वाला देश इंग्लैंड पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया के ऊपर किस प्रकार से हावी हुआ, इसे एशिया का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ एशिया इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जो कि संपूर्ण एशिया को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, और उसके धर्म से लेकर, उसके रीति रिवाज से लेकर, उसके हर चीज़ों में हस्तक्षेप किया है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्स का भी खूब सारा फ़ायदा उठाया है। तो इंग्लैंड हमारे पूरे एशियाटिक
कॉन्टिनेंट के लिए एक तरह से डरावना सपना की तरह है, जो कि बीत चुका है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ का एक ग्रेट केस देखेंगे, ग्रेट केस ऑफ ब्रिटेन। इसी को ब्रिटेन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 3 नाम है, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है। तीसरा देश इसमें हम लोग देखेंगे इटली के बारे में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बेनितो मुसोलिनी के बारे में देखेंगे। जैसे हिटलर का स्थान जर्मनी में है, उसी प्रकार से इटली में बेनिटो मुसोलिनी का स्थान है। एक ऐसे क्रूर शासक के बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हल्का सा हम लोग इसमें इटली के इतिहास के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से इटली जैसा देश जो कि बिल्कुल अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में टूट चुका था, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा और यूनिफिकेशन हुआ उसका। तो एक शब्द नया सीखेंगे यहाँ पर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी, इसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे। इस देश के बारे में भी आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित है। जर्मनी ऐसा कंट्री जो डबल विश्व युद्ध का होल्डर है। ठीक है, और अगर जर्मनी नहीं होता तो कोई अन्य देश पहल करता, इस बात को सोचना भी अभी हम लोग दूर दूर तक संभव नहीं देखते हैं। जर्मनी एक ऐसा देश जो दो विश्व युद्ध के लिए एकदम करेक्ट जिम्मेदार था। इसकी मजबूरियां थी, इसके साथ में कोई ऑप्शन नहीं बताता, इसीलिए इसने क्या किया, पूरे विश्व को एक महायुद्ध में फंसा दिया। ये युद्ध महाभारत के लेवल का था। आपके देश में सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है महाभारत को। ठीक है, ये समझिए कि उसी लेवल का युद्ध था। इसमें सभी एक दूसरे के ऊपर काल बनकर टूट रहे थे। तो आखिर इसमें ऐसा क्या किया जर्मनी ने? जर्मनी के पास आखिर क्यों नहीं कोई ऑप्शन बचा हुआ था? वहाँ के शासक ने क्यों युद्ध छेड़ने के लिए हर वो तमाम संभव कोशिश किए? हालांकि युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का अस्थायी विकल्प नहीं है, शांति का विकल्प हमेशा ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन जर्मनी ने शांति के विपरीत युद्ध को क्यों चुना? क्या मजबूरियाँ रही होगी? इसके बारे में भी हम लोग हल्का सा ग्लिम्स लेंगे। हालांकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हिटलर और जर्मनी दोनों को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो हमने इसके लिए भी क्लास शुरू किया है, उसको भी आप लोग देखेंगे, उसमें भी शामिल रहेंगे। तो जर्मनी के बारे में देखेंगे और कुछ थोड़े बहुत देशों के बारे में, अदर यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये था यूरोप का छोटा सा एक विवरण था, जिसके बारे में अभी आपको हमने बताया है। ठीक है, देखते हैं और भी कुछ आगे चलते हैं। इसमें आपको इसका PDF भी जल्द ही मिल जाएगा, तो आप इससे जुड़े रहेंगे। और जिन बच्चों को दिक्कतें होंगी वो YouTube वाला भी ये देखेंगे और PDF भी देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी किताब का वो 100% ट्राई करें, आपकी किताब का 100% इसमें हम ऑनलाइन क्लास में ही शामिल कर दें। इसके लिए हमारी टीम और हम दोनों मिलकर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं ज़रा सा यूरोप से थोड़ा सा आगे निकलकर इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, जहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे फ्रांस के साथ। इससे पहले हमारा एक आपके लिए होमवर्क रहेगा कि हमारे यूरोप में कितने कंट्री हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लानी है। और सभी कंट्री के कैपिटल्स क्या हैं, उसकी करेंसी क्या है, वहाँ के अभी फ़िलहाल के चीफ पर्सन कौन है, उनके बारे में आपको अच्छे से लिख कर लाना, उसके बारे में एक डिटेल्स। फ्रांस की और चलते हैं। तो ये फ्रांस देश की हमने शुरू किया है। तो फ्रांस एक ऐसा देश जो कि जिम्मेदार है पूरे वर्ल्ड को बदलने के लिए। आखिर किस चीज़ से बदलाव की ज़रूरत है? बार बार मैं बदलाव क्यों कह रहा हूँ? क्या चीज़ बदलने वाला है? इससे पहले फ्रांस की ये जो घटना हुई है, उससे पहले और फ्रांस से पहले संपूर्ण विश्व जो था वो किस प्रकार से किस शासन में पीड़ित था, उसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि पूरा दुनिया में यानी होल वर्ल्ड जो है वो किस प्रकार के शासन व्यवस्था में उलझा हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम। फ्रांस के वर्ल्ड के कई देशों में एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था। इसको एक तरह से कहा जाए तो अंधभक्ति है ये राजा के प्रति।
मतलब जो कुछ है ना वो राजा है, एकदम निरंकुश। देखिए शब्द को समझिएगा हिंदी में जरा सा, निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र से आप परिचित हैं, तो राजा का ही तंत्र का मतलब होता है नियम, और निरंकुश, निर जोर अंकुश, मतलब जिस पर कोई लगाम ना लगा सके। यानी यहाँ कंप्लीटली कौन है सुपरमेसी में, तो वो किंग है। जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे नियम चाहेंगे वैसे बनाएंगे। अगर संपूर्ण देश का निर्णय लेने का क्षमता एक व्यक्ति में है, तो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो कि वास्तव में इसके लायक हो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें एक दिक्कत तो ये थी कि राजा का बच्चा ही राजा बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि राजा जो है वो अगर अच्छा है तो उसके बच्चे भी उसी तरह का निर्णय लेने वाले, उसी तरह के बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि राजा बहुत बेहतरीन शासन करता था और उसके बच्चे अत्यंत भोग विलासी, एक्स्ट्रा लाइफ जीने वाले, एक्स्ट्रा वैलेंट लग्जरियस लाइफ जीने वाले वो व्यक्ति होते थे और उनको राजा बना दिया जाता था। अब जो व्यक्ति भोग विलास में लिपटा हुआ, अचानक से उसको राजा बनने का मौका मिल गया, तो वो दिक्कतों का सामना वहाँ के रहने वाले लोगों को करना पड़ता था। तो ये व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक रोग की तरह फैली हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा देश भी इससे जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई ऐसे राजा हुए हैं जिसके अत्याचार से लोग पीड़ित रहते थे। एक राजा का नाम सुना होगा आपने, MBT। हमने अगर कभी पढ़ाया होगा आपको क्लास में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया होगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का ये एक राजा था। बड़ा ही पागल राजा इसको कहा जाता था, पागल था ये कभी कभी लोगों को, अपने सैनिकों को आदेश देता था कि चलिए पश्चिम दिशा में आज से हम लोग 6 महीने तक आक्रमण करेंगे, जो जो क्षेत्र होगा सबको जीतते चले जाएंगे। और अचानक से फिर 2-4 दिन ये करने के बाद सब लोग तैयार जब हो जाते थे, क्योंकि राजा का आदेश है, राजा के आदेश को कौन फॉलो ना करे। सारे सैनिक तैयार होकर अपने साथ में खाना पीना और ज़रूरी सामग्रियाँ लेकर चल देते थे युद्ध के लिए कि आज जा रहे हैं हम लोग, अब क्या पता हम लौट के आएंगे कि नहीं। अचानक से उनको कहा जाता था चलिए पश्चिम दिशा नहीं, इस बार हम लोग उत्तर दिशा में चल रहे हैं। 2-4 दिन बाद फिर कहा जाता था चलिए इस नदी के किनारे ही हम लोग 2-3 महीने बिताएंगे, ये नदी बड़ा सुंदर सा है, ठीक है। तो ऐसे राजा को पागल नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो अगर ऐसे राजाओं के हाथ में शासन व्यवस्था है तो बिल्कुल तकलीफ में प्रजा रहेगी। ऐसे कई राजा हुए हैं जिनका शासनकाल लोगों के लिए एक प्रकार से अभिशाप की तरह था। ऐसे कई राजा भी हुए हैं जो हमारे संपूर्ण विश्व को एक नई पद्धति समझा कर गए हैं। अशोक जैसा राजा, ठीक है, इसके अलावा अकबर भी कुछ हद तक सही था, और ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू राजा थे जो कि अच्छे शासकों में से गिने जाते हैं। अब तो चलते हम लोग अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम जो है इसमें हम लोग देखेंगे फ्रांस और एक और देश आएगा रसिया। दोनों देश में जहाँ रसिया जार नाम के एक राजा के पूरे वंश से पीड़ित रहेगा, जो कि बर्बाइन रसिया जार वाला वो एक फैमिली है। उसी तरह से दूसरा रहेगा ये जो है फ्रांस में भी एक शासन व्यवस्था है जिसमें हम उसके राजा का नाम अभी भूल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो बर्बाइन फैमिली का है, वो भी अपना इसी तरह का इम्पैक्ट रखेगा जैसा एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम का रहता है। लुई 16 एक बच्चे को याद था, उसने बताया भी। तो एब्सोल्यूट मोनार्की का अगर सबसे अच्छा वर्जन देखना है ना, तो लुई फैमिली को देख लीजिए, और साथ ही एक जार फैमिली को देख लीजिए, ठीक है। जहाँ ये फ्रांस को परेशान किया था, वहीं यह रसिया को भी आसानी से छोड़ नहीं रहा था, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में वर्ल्ड में कई देश पीड़ित थे जहाँ पर राजा के हाथ में सब कुछ रहता था, राजा ही सर्वोपरि रहता था, राजा के ऊपर कोई और नहीं था। तो इस व्यवस्था से भी पूरा वर्ल्ड परेशान था। देखते हैं दूसरा, देखते हैं इसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब लोगों, अच्छा एक चीज़ जान लो, अगर कभी भी परिवर्तन की बातें आती है ना, तो परिवर्तन तब होता है जब लोग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये 9th वाले बच्चे भी इसको देखेंगे क्योंकि उनका भी टॉपिक इसी में सब मर्ज है अभी भी, ठीक है। पहला चैप्टर फ्रांस
और जर्मनी और रसिया तीनों को समेट लेगा उनका। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में देखने से पहले देखेंगे परिवर्तन तभी होगा जब लोग कहेंगे अब हद से पार हो रहा है, चरम सीमा के पार हो रहा है। कहते हैं ना कि जब जब पाप अत्याचार सब एकदम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा तब मैं अवतार लूँगा। ऐसा हमारे गीता में, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब जब अति हो जाएगा किसी चीज़ का अति, तब उसमें दिक्कतें होगी। तो परिवर्तन देखिए आएगा। एब्सोल्यूट मोनार्की से कुछ कंट्री ने क्या अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपनाया कि चलो किसी तरह राजा से मुक्ति हो जाए यार। लेकिन मोनार्की शब्द अभी भी जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र। अभी तक था क्या चीज़, निरंकुश राजतंत्र। अब क्या आ गया है, संवैधानिक राजतंत्र आ गया है राजतंत्र ही। यहाँ निरंकुश यानी कि इस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लुई 16 के फैमिली को कोई रोकने वाला नहीं। अगर वो कह देगा कि चलो सब दिन में सोएंगे रात में जगेंगे तो वही करना होगा। लेकिन यहाँ जरा सा अलग है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से ज़रूर परिचित होंगे। संविधान जब बन गया है तो इसमें क्या हो जाएगा कि राजा प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवर पावर करेंगे। मतलब किंग का सारे गतिविधि का ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चीज़ों का ध्यान किंग रखेंगे। मतलब ऐसे राजतंत्र में प्रधानमंत्री और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी वगैरह होते थे और दोनों एक दूसरे के कामों की देखरेख करते थे। कुछ हद तक तो राहत हुई लोगों को कि चलो जहाँ एक और राजा का सिर्फ शासन था, उसका फैमिली काम को जय जयकार करना पड़ता था, नहीं भी मन रहता था। तो हमारा देश इसमें बड़ा ही बेजोड़ सिस्टम में जुड़ा हुआ था। क्यों हम लोग कह रहे एशिया सबसे पिछड़ा हुआ था, एशिया में बड़ा ही लंपट राजा सब थे। खास करके भारत में, भारत के राजाओं का ऐसा हाल था कि अगर उसका पहले ज़माने के जो कवि थे वो सब उन्होंने पकड़ लिया था बात को कि अच्छा भारत के राजा हैं, इनके सामने अगर इनका जय जयकार कर देंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। जब जहांगीर के दरबार में कुछ विदेशी व्यापारी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के राजाओं के बारे में 2-3 दिन अध्ययन किया तो देखा कि राजा जब राज्य से निकलते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। ठीक है, उनका नारा लगाया जाता है तो राजा एकदम गर्व से एकदम 56 इंच का सीना लेकर चलने लगते हैं। यानी कि उनके लिए उनका एक अद्भुत बात है ये। बोला अच्छा ये बात है, यानी कि यहाँ के राजा को उनका खुद का प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है। जहांगीर के दरबार में पहुँचे, ठीक है, विलियम हॉकिंस और टॉमस मोनरो इस तरह का कुछ नाम था, वो दोनों पहुँचे और जय जयकार किए जहांगीर का। जहांगीर खुश कि वाह आज हमारा तो प्रजा तो नाम लेता ही था, अब हमारा नाम लग रहा है विदेश तक चला गया, क्या इतना अच्छा राजा हम हैं। खुशी से बोला बोलो क्या चाहिए महाराज, आसपास के इलाके में हमें व्यापार करनी है। ठीक है, हम लोग ट्रेड करने आए हैं। ठीक है करो, बदले में आपको महाराज 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। ओ तब तो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था निरंकुश राजतंत्र का सबसे ख़राब पहलू, सबसे ख़राब फेस। तो आज का क्लास हम लोग शॉर्ट तरीके से ही ख़त्म कर रहे हैं। आगे के क्लास में हम लोग इस पर फिर से चर्चाएं करेंगे, यही टॉपिक फिर से आने वाला है। आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे। आपका टाइमिंग जो है वो देख लीजिए, प्रत्येक दिन ये 7:30 से 8:30 ये 10th वालों का रहेगा। ठीक है, और 7 से 7:30 ये 9th वालों का रहेगा मॉर्निंग में। इस पर हम लोग जुड़े रहेंगे और देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, खूब मज़े आने वाले हैं हिस्ट्री के क्लासों में। साथ ही साथ एसएसटी के क्लास में हम लोग इस पर खूब सारा चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, किसी प्रकार की दिक्कतें होंगी तो आप हमें शेयर भी करेंगे। थैंक यू।